This is very important topic from the perspective of polity syllabus from various examination like RRB, NTPC and SSC CGL, Tier 1 and other government competitive exams. In fact, Lekpal. So, in this lecture, we will discuss about all these fundamental right by one and हम जानेंगे कि भाई कैसे हमारा इसमें यूज़ होती हैं चीज़ें और कौन सा आर्टिकल क्या कहता है. तो टॉपिक है आज का हमारा फंडामेंटल राइट. ओके, फंडामेंटल राइट. अब आप देखिए फंडामेंटल राइट क्या है. ये हमारे बहुत बेसिक हैं, ठीक है. पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमारे. एंड आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 टू 35 तक ये लाई करते हैं. फंडामेंटल राइट की जो रेंज है हमारी वो आर्टिकल 12 टू 35 है. ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट आर लाइज, तो आर्टिकल 12 टू 35. बहुत जगह 14 मत करना आप, 12 टू 35 है. ओके, एंड दूसरा ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है ये टेकन, इनका सोर्स जो है, सोर्स क्या है हमारा इनका, अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स है इनका अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स. अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स ये हमारे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. राइट, ये हमारा सोर्स है. एंड ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में पाए जाते हैं, ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये लाइज इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्वेश्चन ऐसे भी आया था, इन विच पार्ट द फंडामेंटल राइट्स आर फाउंड और इनश्राइंड, तो पार्ट 3. राइट, नाउ दिस पार्ट 3 इज नोन एज, दिस पार्ट 3 इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. इसको हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है विच पार्ट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या पार्ट 3 इज आल्सो नोन एज द मैग्ना. अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, जो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन है ना, वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वुड डिस्पैच में. तो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन आए तो उसको हम वुड डिस्पैच में पढ़ेंगे. ठीक है, वुड डिस्पैच जो था 1854 वाला, तो लिख लो यहाँ पे मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन. मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन ये जो है ये हमारा आता है, इसको हम ये वुड डिस्पैच को कहते हैं. ठीक है, वुड डिस्पैच. वुड, ये जब एजुकेशन सिस्टम जब ब्रिटिशर्स के ज़माने में था, जो लेके आए थे वहाँ पे, ये वुड डिस्पैच, डिस्पैच 1854. ठीक है, ये आपको याद रखना है. तो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन एंड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. हालांकि ये यहाँ पे कुछ रिलीवेंट नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, कहीं आप मैग्ना कार्टा, जैसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन में हो तो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन पहले पे हो और दूसरे पे मान लो पार्ट 6 तो, या तीसरे पे सी ऑप्शन पे कुछ और हो, एंड लास्ट में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया हो. एंड ये आपसे क्वेश्चन है, तो बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, गलती ये कर देते हैं कि मैग्ना कार्टा दिखाई तो बाद में देंगे, बाद में क्या लिखा हुआ, वो मैग्ना कार्टा देखेंगे एंड तुरंत उसको टिक कर देंगे ए. तो आपको ध्यान से पढ़ना, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन दिया है या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया दिया है, ध्यान से. ठीक है, तो पार्ट 3 को हम ये कहते हैं. राइट, अब आर्टिकल 12 टू 35 अपना तो ये हो गया भाई, फंडामेंटल राइट यहां से हैं एंड कहां से लिए गए हैं, एंड दे आर जस्टिसेबल नेचर. ये क्या है हमारे? जस्टिसेबल है नेचर में. एक सेकेंड, जस्टिसेबल इन नेचर. ओके, मतलब अगर इनका हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं. तो आप लिख लो यहां पे जस्टिसेबल इन नेचर, जस्टिसेबल इन नेचर. ठीक है, पहली बात. एंड दूसरी बात, दे आर नॉट परमानेंट. ये परमानेंट नहीं है. ठीक है, इनमें चेंज कर सकते हैं. सो दे आर नॉट परमानेंट और सैक्रोसेंट. दे आर नॉट परमानेंट और सैक्रोसेंट. ठीक है, अगली बात तो आप बस इतना याद रखिए, ये परमानेंट नहीं है. एंड ये तो हमारा इनके बारे में बेसिक हो गया. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट. एक तरीके से फंडामेंटल राइट जो है वो किसी इंसान के मतलब उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये रोल प्ले करता है, तो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे. सो अब हम आर्टिकल 12 देखते हैं, ये मिटा देते हैं. ठीक है, नाउ आर्टिकल 12 देखो, आर्टिकल 12 सीधी सी बात एक कहता है
वो स्टेट के बारे में बोलता है, स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 इट डिफाइन स्टेट, स्टेट को डिफाइन करेगा ये, ठीक है। इट डिफाइन स्टेट, डिफाइन स्टेट। अब देखो इस स्टेट, ये जो स्टेट वर्ड है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे पहले अगर देखें गवर्नमेंट, है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसमें हमारा एग्जीक्यूटिव एंड, जिसमें क्या क्या आ जाता है हमारा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ओके, ये जो है लेजिस्लेचर, ये आ जाता है। दूसरा अगर हम देखें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली, एंड इसमें आ जाएगा हमारा विधानसभा, विधानसभा जिसको स्टेट, एंड विधान परिषद, जहां जहां अगर विधान परिषद होगी तो विधान परिषद भी आ जाएगा, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें तो स्टैच्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी एंड नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, एंड ऑल लोकल अथॉरिटी। फोर्थ देखें हम इसमें यहाँ पे ऑल लोकल अथॉरिटीज, अथॉरिटीज लाइक पंचायत, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एंड और भी जो भी म्यूनिसिपैलिटी हो गई है ना, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, ये सारे हमारे किस में आएंगे, स्टेट में आएंगे ये, ओके। अगर यानी कि कानून जो भी होगा या कोई भी रूल पास करे तो ये सारे पास करेंगे, ये सब हमारे स्टेट की डेफिनेशन में कवर होते हैं। एंड ऐसी कोई भी चीज़ जो इनको सपोर्ट कर रही हो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में काउंट होगा, ठीक है। तो स्टेट, सिर्फ आपको इतना याद रखना है देखो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि आर्टिकल 12 जो वो स्टेट के बारे में बताता है, क्लियर है, ओके। अब आर्टिकल 13 को देखते हैं, आर्टिकल 13 क्या कहता है, ये मिटा देते हैं। देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 ये बोलता है, आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 13 देखो, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या उनके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, दैट लॉ विल बी वाइड। तो इनडायरेक्टली इसने कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दे दिया, समझ रहे हैं आप भाई। कौन डिसाइड करेगा कि फंडामेंट, वो तो लेजिस्लेचर का काम, तो जो पार्लियामेंट है उसका काम तो लॉ बनाना हो गया, बट ये डिसाइड कौन करेगा कि ये फंडामेंटल राइट के साथ मतलब कंसिस्टेंट, वो करेगी हमारी जुडिशरी, ठीक है। तो यहां पे कहां कॉन्सेप्ट आ गया जुडिशियल रिव्यू का। तो आर्टिकल 13 लिख लो कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट with the fundamental rights will be void, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट यहां से आप लिख लेना, बस याद है कि जुडिशियल रिव्यू, यहां से आगे जुडिशियल रिव्यू, ओके। तो ये कहीं ना कहीं इसने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट देते हैं। देखो जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, जब कोई कानून बनता है तो उसकी मतलब ये चेक करने के लिए कि फंडामेंटल शायद वॉयलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो उसकी मतलब कोर्ट में मतलब उसका एक तरीके से स्क्रूटनी होती है ना, स्क्रूटनी होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जहां भी वो लॉ बन रहा है, तो उस चीज को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, नॉट व्यू सर, रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, है ना। जब स्क्रूटनी हो किसी कानून की, किसी लॉ की, तो हम उसको क्या कहेंगे, जुडिशियल रिव्यू। अब आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत इसको करता है हमारा हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट को ये मान्यता देता है इस चीज की, ठीक है, ओके। अब कानून, ये जो है कानून है क्या, एनी लॉ की बात हो रही है। देखो एक तो हमारा वो हो गया जो स्टेट ने लॉ बनाया या कोई भी ऐसा कोई कानून बनाया है, चाहे पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर, म्यूनिसिपल, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, लोकल लॉज जो होते हैं ना, लोकल लॉज, यहाँ मत लिखो आप, देखो लॉज में हमारे जैसे किसी ने कोई कम्युनिटी है, कोई रिलीजन है, किसी ने ऐसा लॉ निकाल दिया, लाइक बहुत सारे हम देखते हैं, है ना, जो सोसाइटी बेस्ड लॉज होते हैं, तो कभी कभी वो फंडामेंटल राइट का
एक तरीके से उल्लंघन कर देते हैं। तो बहुत सारी पंचायतें होती हैं या और अदर बॉडीज़ मान लो जो कि लॉ बना रही हैं एंड जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हैं, तो वो भी लॉ की कैटेगरी में आके अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो भी खारिज हो जाएगा, वो भी वॉइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसमें, आर्टिकल 13 में। एंड इसके बाद है आर्टिकल 14 to 18 जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करेगा। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया ना, इतना याद रखिए बस इनको अच्छे से, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में इनको अच्छे से रेप्लिकेट कर पाओ। ओके, थैंक यू।